हेलो गाइस, माय नेम इज मोहम्मद जाफर खान और मैं चौथा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर लेके आया हूं। अब तक मैंने 3 लेक्चर दिए एंड दिस इज पावर्ड बाय लद्दाख एक्सप्रेस एंड कारगिल लेक्चर फारूम। उनकी मदद से ये संभव हो पाया। तो इससे पहले मैं आपको आगे पढ़ाऊं, मैं जल्दी से क्विक रिकैप देता हूं लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि किसी बॉडी चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है और कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट क्यों करती है। इवन अगर अनचार्ज बॉडी इंसुलेटर ही क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इंसुलेटर भी होगी तो भी वो अट्रैक्ट करेगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो हमने देखा था। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो अनचार्ज बॉडी के एक एंड पर अट्रैक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज बॉडी के अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है और सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है दूसरे एंड के ऊपर। तो एज ए रिजल्ट जो अनचार्ज बॉडी है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी चार्ज बॉडी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखें, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो हियर वी गो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। सबसे पहले आप जान लें कि हम जो भी पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो हम चार्ज को पॉइंट चार्ज मानकर स्टडी करेंगे। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज। तो अगर बॉडी का जो साइज है, किसी भी चार्ज बॉडी का साइज अगर उन दोनों बॉडीज के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो हम उस चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास ये 2 चार्ज बॉडीज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरी बॉडी हमारे पास यहां रखी हुई है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हो इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है और ये इनके बीच की डिस्टेंस है, लेट अस से आर। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो बॉडी का साइज है वो चार्ज बॉडी का जो साइज है वो इनके बीच की डिस्टेंस से बहुत छोटा है। तो एज ए रिजल्ट हम ये मान सकते हैं कि ये बॉडीज क्या हैं, ये जो चार्ज बॉडीज हैं दे आर पॉइंट चार्ज। तो जब भी ऐसा केस होगा तो हम वहां पर बॉडीज को मान के चलेंगे कि वो बॉडीज क्या है, चार्ज बॉडीज क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। तो चार्ज पॉइंट चार्ज क्या होता है, इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी is very small compared to distance between them। तो इस केस में हम बॉडीज को क्या ट्रीट करेंगे, बॉडीज को एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। दूसरा केस है कि अगर तो जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्ज में जितना भी चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज का मतलब है कि अगर कोई भी जितना भी चार्ज होगा उस बॉडी के अंदर वो किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा स्पेस में। ठीक है, तो ऑल दी चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट इन स्पेस, पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आएगा, जब भी मैं बोलूंगा पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होगा कि जितना भी चार्ज है उस बॉडी में वो किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा स्पेस में। और पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, अगर बॉडी का साइज उनके बीच के डिस्टेंस से बहुत छोटा हो तो हम मानेंगे उन ऑब्जेक्ट्स, उन चार्ज बॉडीज को हम मानेंगे पॉइंट चार्ज। तो आप देख सकते हैं ये सुनो, come to the properties of the charges।
तो चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि नंबर 1 हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। चार्ज एडिटिव होते हैं, चार्ज कंजर्व होते हैं, और चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के बारे में मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं, तो फिर मैं पढ़ता हूं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होते हैं, चार्ज जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जस्ट लाइक मास, जैसे कि मास के अंदर मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और लेकिन फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? जो मास है बॉडी का वो पॉजिटिव हो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है मास और चार्ज में। दोनों स्केलर हैं, लेकिन मास जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है? सपोज कर लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। किसी बॉडी के ऊपर दो चार्जेस हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा उस बॉडी का वो आप कैसे निकालोगे? वो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो बाय टेकिंग अलजेब्रिक सम। सिंपल अलजेब्रिक सम आप उन दोनों बॉडीज का ले लो, तो वो हमें उससे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी। तो इट इज जस्ट लाइक जैसे कि आप मास को ऐड करते हो, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई दो मासेस है m1 m2, तो टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2, अलजेब्रिक सम ऑफ m1 एंड m2। तो उसी तरह से चार्जेस भी अलजेब्रिकली आप ऐड कर सकते हो। अगर किसी बॉडी के ऊपर Q1 और Q2 चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, सपोज कर लिए किसी बॉडी के ऊपर Q1 बहुत सारे चार्ज हैं, लेट अस सपोज Q1 Q2 Q3 और n नंबर ऑफ चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर। तो उस केस में टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे आप? तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Q1। तो इन सभी का आप सिंपल अलजेब्रिक सम ले लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ चार्ज है तो उन सबका आप सिंपल अलजेब्रिक सम जो होगा वो आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन दी बॉडी। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए हमारे किसी बॉडी के ऊपर सपोज कर लीजिए कोई बॉडी है, उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं किसी यूनिट में। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के ऊपर +1 +2 -3 +4 और -5 चार्जेस हैं। ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, +1 +2 -3 +4 -5 इन सम आर्बिट्रेरी यूनिट, इन सम आर्बिट्रेरी यूनिट, किसी भी यूनिट में हैं चार्जेस, यूनिट का भी हमें नहीं पता। तो टोटल चार्ज कितना होगा, +1 +2 -3 +4 -5।
तो टोटल चार्ज 7 माइनस 8 यानी कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा इन द सेम यूनिट। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, -1 इन द सेम यूनिट। तो इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। तो जितने भी चार्ज होंगे आप उनका सिंपल अलजेब्रिक सम ले लेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगाएंगे और टोटल सम ले लेंगे, तो इट विल गिव यू द टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा, मैंने बताया था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, जब भी किसी दो बॉडीज का इंटरेक्शन होता है तो चार्जेस जो है वो दोनों बॉडीज के ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी चार्ज ना तो पैदा होता है ना खत्म होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि फ्री चार्जेस कैन neither be created nor destroyed। ठीक है, फ्री चार्जेस ना तो पैदा होते हैं और ना ही खत्म किए जा सकते हैं। जब भी किसी दो बॉडी, अभी तक हमने जो भी देखा, चाहे चार्जिंग बाय रबरिंग या चार्जिंग बाय इंडक्शन में, तो उसमें क्या हो रहा था कि चार्ज का जब दो बॉडीज का इंटरेक्शन हो रहा था तो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा था, ऑलरेडी चार्ज था, चार्ज सिर्फ रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ठीक है, तो अगर आप किसी दो बॉडीज को रब करते हो तो क्या होता है, तो जो पहली बॉडी, एक बॉडी जो लूज करती है वही दूसरी बॉडी गेन करती है। ठीक है, व्हाट वन बॉडी लूजेस is gained by other body। ठीक है, यानी कुछ होता कुछ पैदा नहीं होता, सिर्फ जो एक बॉडी चार्ज जो लॉस करती है वही उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी गेन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ना तो क्रिएट होता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, चार्ज कैरिंग पार्टिकल क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। चार्ज कैरिंग पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। देखिए, जब तो बॉडी का इंटरेक्शन होगा तो चार्ज, फ्री चार्जेस जो है ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। एक बॉडी जो चार्ज गेन करेगी, दूसरी बॉडी उतना ही चार्ज लूज करेगी। हाँ, लेकिन चार्ज कैरिंग पार्टिकल जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, किसी फिनोमेनाज में क्रिएट होते हैं, कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, आप जानते होंगे न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है एटम के अंदर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है नेचर में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल क्या है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल, दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है नेचर में। ठीक है, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा कि न्यूट्रॉन जो है एक क्या था, चार्ज कैरिंग न्यूट्रल पार्टिकल था, उससे क्या हुआ, चार्ज कैरिंग पार्टिकल क्या हो गए, क्रिएट हो गए। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज जो है ना वो क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ इसमें। तो आप समझ सकते हो कैसे, आप देखो कि न्यूट्रॉन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने से पहले टोटल चार्ज कितना था, चार्ज कितना था यहां पर 0, और रिएक्शन होने के बाद प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +1, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आ गया, -1। ओके, सो टोटल चार्ज
बिफोर कितना था, यानी जो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज था, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था, 0। और टोटल चार्ज आफ्टर द प्रोसेस कितना हो गया, +1 और -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यानी प्रोसेस से पहले जो चार्ज था और प्रोसेस के बाद जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ठीक है, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी में एक चीज और ऐड कर लेते हैं कि इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, सो लेट मी राइट हियर total charge of an isolated system is conserved। ठीक है, यहां से हमें पता चल रहा है कि कोई सिस्टम था तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, बस तो यहां पर एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने पहले लिखा था कि नो फ्री चार्जेस, वहां पर आप लिख लीजिएगा कि नो न्यू चार्जेस, नो न्यू चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, फ्री चार्जेस की जहां पर मुझे लिखा है नो चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, और टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। So now we will study about quantization of charge। तो quantization of charge क्या कहता है, सबसे पहले जो quantization of charge था उसको सबसे पहले प्रपोज किया था फैराडे ने, proposed by फैराडे, और एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया था, एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया था, मिलिकन ने, मिलिकन इन 1912। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। ठीक है, तो ऑल दी free charges are integral multiple of basic unit of charge। ठीक है, all the free charges are integral multiple of basic unit of चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक यूनिट का मतलब क्या होना है, यहां से बेसिक यूनिट का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो अब सपोज वो किसके बराबर होता है, -c के बराबर। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूं तो Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पर n क्या है, व्हाट इज n, n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब है किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा या जो फ्री चार्जेस होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे किसमें, किस फॉर्म में, 1e के फॉर्म में, 2e होगा, n इज इक्वल टू क्या है यहां पर, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी किसी बॉडी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, 1/2 चार्ज नहीं होगा, 2/3 5/3 4/3 इस तरह के चार्ज नहीं होंगे। तो चार्ज हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज होगा। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इन द स्टेप्स ऑफ ई होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के स्टेप में ही आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? Q is equal to Ne. This is the quantization of charge. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -e, ठीक है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन किसके बराबर होता है? +e के बराबर होता है। तो दीज आर दी बेसिक यूनिट्स ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e होता है और प्रोटॉन के ऊपर होता है +e, तो इसी को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। ठीक है, ठीक है, यानी चार्ज के एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका यूनिट क्या होता है? कूलॉम। ठीक है, तो कूलॉम क्या होता है? 1 कूलॉम क्या होता है? 1 कूलॉम क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर। 1 कूलॉम क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर if the current in the wire is 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई कूलॉम की, अक्सर पूछ लेते हैं। तो 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है? अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का, तो उसके अंदर से जो चार्ज फ्लो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो 1 कूलॉम होता है दैट इज अ वेरी लार्जर यूनिट। ठीक है, कैसे लार्जर होती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 1 कूलॉम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जब 1 एम्पियर करंट किसी वायर से फ्लो हो रहा है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। आइए हम उसको देखते हैं कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो चार्ज हमारा कितना है? तो हमारा फार्मूला है Q इज इक्वल टू Ne। तो यहां पर N कितना हो जाएगा? Q बाई E। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Q कितना है? 1 कूलॉम डिवाइडेड बाई, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है आप जानते होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6 इंटू 10⁻18। ठीक है, सो दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कितने? 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10⁻18, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए जो कूलॉम यूनिट होती है वो दैट इज ए लार्जर यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्मॉलर यूनिट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो कूलॉम और मिली कूलॉम। अदर यूनिट्स क्या है? माइक्रो कूलॉम। 1 माइक्रो कूलॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलॉम और 1 मिली कूलॉम होता है 10⁻⁻3 कूलॉम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अक्सर छोटी यूनिट ऑफ चार्ज ही का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो कूलॉम और मिली कूलॉम का। ठीक है, तो अब अगर सपोज कर लीजिए कि किसी बॉडी के ऊपर N1 पॉजिटिव चार्ज है, किसी बॉडी के ऊपर N1 पॉजिटिव चार्ज है और N2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू N1 माइनस N2 E। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? N1 माइनस N2 टाइम्स E। तो N1 और N2 क्या है? N1 और N2 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा?
नेचुरल नंबर होगा तो एज ए रिजल्ट जो चार्ज आएगा वो भी n टाइम्स e ही आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, सो ये हो गया, इतना था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट चीज, कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, लार्जर लेवल के ऊपर, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कोई यूज नहीं होता, कोई महत्व तो नहीं होता, क्योंकि सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेप बाय स्टेप वन इलेक्ट्रॉन के स्टेप में अगर आप इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो आपको कॉन्टिन्यूअस दिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये डॉटेड लाइन है, अगर मैं छोटे छोटे डॉट्स की लाइन बनाऊं तो अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ये आपको ये क्या दिखेगी, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं दिखेगी, आपको ये कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखेगी। ठीक है ना, इन द सेम वे अगर किसी बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो हमें क्या दिखेगा, कॉन्टिन्यूअस दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो जो है वो क्वांटाइज होंगे। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो इसलिए स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का को पढ़ेंगे तो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए शुक्रिया, और देखते रहिए हमारा लेक्चर सीरीज पावर्ड बाय KLF एंड द डार्क एक्सप्रेस। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।